So students, very warm good evening to all of you. I think students are still joining in. So अभी ज्वाइन कर लेते हैं. आज नॉट सेट एग्जाम है. सभी स्टूडेंट्स बहुत टाइम से तैयारी कर रहे थे. हमारे स्टूडेंट्स भी तैयारी कर रहे थे बहुत ज्यादा. So, जो मॉर्निंग सेशन का एग्जाम हुआ है, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं, तो मैं अभी क्वेश्चंस डिस्कस करने लगी हूँ आप लोगों के साथ. और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स से जो अपीयर हो रहे थे इस एग्जाम के लिए मॉर्निंग सेशन में देकर आए हैं. अभी इवनिंग सेशन के लिए स्टूडेंट्स ऑलरेडी गए हुए हैं. एग्जाम चल रहा है. तो अभी हम लोग जो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये बिल्कुल प्योरली मेमोरी बेस्ड है. तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. हमारे साथ स्टूडेंट्स कुछ जुड़ जाए. जब तक स्टूडेंट्स हमारे साथ ऐड होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा नॉट सेट का क्रैश कोर्स हमने 1 मंथ के लिए स्टूडेंट्स के लिए चलाया था. बहुत ज्यादा एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए थे. सो आई होप आप लोगों को ये स्क्रीन दिख रही होगी. 11 सितंबर को हमारा नॉट सेट का एग्जाम हुआ है. जब तक स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपको अपने आने वाले बैचेस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ. कल 12 सितंबर को हमारे 2 नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं. एक HPCHO के लिए क्रैश कोर्स 1 मंथ, और एक रेगुलर नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्सेस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमारा एक बैच ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है. तो जो स्टूडेंट्स बैच में इनरोल होना चाहते हैं वो कॉल करें. हमारे नंबर्स आपके पास हैं, अगर नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ. नंबर 9041226520 पे या 9872820564 पे आप कॉल कर सकते हैं.
तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं हम थोड़ी सी डिस्कशन अपने मॉर्निंग सेशन एग्जाम की जो नॉट सेट का हुआ था। तो ये कम्प्लीटली मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। मैंने फटाफट से ये क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। हो सकता है कुछ के आंसर्स भी मैंने अभी नहीं लिखे हैं, बट जस्ट टू मेक श्योर कि आप लोगों तक ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी पहुंचे, सो दैट आप देख पाए कि आपने कैसा परफॉर्म किया है। ये स्पेशल सेशन हमारे स्टूडेंट्स के लिए है। तो शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन था हमारे आज के एग्जाम में कि नॉन एब्जॉर्बेबल फ्यूचर इनमें से कौन सा था। ऑप्शन से हमारे पास कैटगट, पॉलीग्लैक्टिन, पॉलीग्लाइकेप्रोन और पॉलीप्रोपाइलिन। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही था वो था पॉलीप्रोपाइलिन। तो आप सभी लोग अपना आंसर चेक कर सकते हैं अभी कि इसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा गया। तो ये था एक क्वेश्चन नॉन एब्जॉर्बेबल फ्यूचर के बारे में आया था। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आए थे हर बार की तरह, बहुत अच्छे क्वेश्चन से। एक था ये लाइगेशन की इमेज थी, ये इमेज आइडेंटिफाई करनी थी। तो ये है लाइगेशन की इमेज जो आई थी हमारे आज के मॉर्निंग सेशन के एग्जाम में। देन ये थायराइड रिट्रैक्टर है जिसका नाम है जॉल्स थायराइड रिट्रैक्टर, ये भी मॉर्निंग सेशन के एग्जाम में आया था। तो ये इमेज आइडेंटिफाई करनी थी। आई होप हमारे स्टूडेंट्स ने आंसर इसका अच्छा दिया होगा, सही दिया होगा। तो अभी आगे चलने से पहले मैं अपने स्टूडेंट से पूछना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स आप बताएं कि आपका एग्जाम कैसा गया, कुछ बताइए क्योंकि क्वेश्चंस है हमारे पास आगे डिस्कस करने से पहले। आप कमेंट कर सकते हैं। बता सकते हैं कि आपका एग्जाम कैसा गया। हमारे साथ और स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं। आई एम वेटिंग सो दैट हम आगे प्रोसीड करें अपनी डिस्कशन के साथ। और क्वेश्चंस है हमारे पास डिस्कस करने के लिए। पेपर मैम इजी था और ट्रिकी था। ये रेनू नेगी बता रही हैं कि पेपर इजी था। यस, ये ऐसा फीडबैक अभी हमें हमारे और स्टूडेंट से भी मिला था। और अगर ये पेपर इजी था तो हमारे स्टूडेंट हम वी ऑलवेज होप कि हमारे स्टूडेंट्स का सभी का क्लियर हो। और आप लोग जितने भी ये पेपर देकर आए हैं इन सभी का पेपर क्लियर होना चाहिए। एक चीज में और आपसे, अच्छा लेंथी पेपर था क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चंस आए थे अंजना, इसीलिए उसमें वो लेंथी लगा होगा आपको। ठीक है, ठीक है। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ क्योंकि आज संडे है, हम लोग घर पे है, तो आपको इन बिटवीन बीच में आवाजें कुछ आएंगी तो काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर द नॉट द डिस्टर्बेंस, क्योंकि ये हमारा घर है, हम वी आर नॉट इन ऑफिस। बट आपके लिए ये आंसर की डिस्कशन हम करना चाह रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने ये सेशन लाइव किया है। तो बच्चे मेरे साथ ही हैं, इसीलिए वो बीच में सेशन के आ सकते हैं। ठीक है। काइंडली एक्सक्यूज। 1 मिनट के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 1 मिनट के लिए। और कहीं पे आपको लगता है कि मैंने कुछ आंसर को गलत लिख दिया हो क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी में ये कंपाइल किए हैं क्वेश्चन, तो एक बार आप ध्यान से सुनते रहिए कि मैं क्या क्या बता रही हूँ, सो दैट कि कोई चीज मेरे से मिस आउट हुई है तो हम डिस्कस कर सके यहाँ पर।
ठीक है। चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे डिस्कशन करते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स, हम दिस इंटरप्शन, बीच में कुछ टेक्निकल एरर आ रहा था, स्टार्ट करते हैं हम दोबारा से अपनी डिस्कशन। सो आई होप आपको स्लाइड्स दिख रही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इमेज आइडेंटिफिकेशन का ही था, सर्जिकल ब्लेड की हर बार इमेज आइडेंटिफिकेशन आती है। मैंने यहाँ पे नंबर का सर्जिकल ब्लेड था जो आया था, और लास्ट एग्जाम में मुझे याद है 15 का आया था। तो ये वाला क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर दिया होगा। नेक्स्ट फॉलिस कैथेटर की बहुत इजी सी इमेज आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आई थी, तो फॉलिस कैथेटर इसका आंसर था। देन एक क्वेश्चन था अभी, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कि ये क्वेश्चन कैसा था, आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि इमेज आइडेंटिफिकेशन में ये क्वेश्चन था कि कैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप मुझे बता सकते हैं। क्योंकि जहां जो मुझे ध्यान आ रहा है वो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन मास्क था या वो फेस मास्क था। आप प्लीज मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मुझे लगा शायद ये ऑक्सीजन मास्क के बारे में पूछा गया था। एम्बू बैग प्लेसमेंट इन इन्फेंट, सी शेप ग्रिप बना के कुछ ऐसा पूछा गया था। कनिका दत्त कुछ लिख रहे हैं। बेबी का फेस था। ओके, सो मतलब क्वेश्चन था एम्बू बैग कैसे लगाते हैं, फेशियल डायग्राम ऑफ एम्बू मास्क। तो आप लोगों ने सही कर दिया ये आंसर, रेनू, कनिका, केडी।
आई होप कर दिया होगा, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे नहीं आ रहा था समझ कि मैं इसमें क्या बनाऊं, तो मैंने फटाफट से इमेज मुझे मिलेगी मास्क लगाने की थी तो मैंने ये डाल दिया। एमो बैग के ऊपर था, एमो मास्क के ऊपर था, तो आई होप आप लोग ठीक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इमेज आइडेंटिफाई करनी थी, फीटोस्कोप की थी। आई थिंक ये हर काफी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और ये इस बार भी पूछा गया था। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन इसका था। उसके बाद इमेज बेस्ड क्वेश्चंस जो जितने मुझे स्टूडेंट्स ने शेयर किए वो ये थे। एंड आई वुड like to thank the students of Panikas Nursing Academy and faculty of Panikas Nursing Academy की हमारे साथ ये क्वेश्चंस शेयर हुए हैं, तभी मैं ये आप लोगों के साथ यहाँ पर फेसबुक पे, यूट्यूब पे शेयर कर पा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लो बर्थ वेट इज कंसीडर्ड बिलो, तो उसमें ऑप्शंस कुछ थी, मैंने ये हाइपोथेटिकल ऑप्शंस डाली हैं इसमें। 2300, 2500, 3000, 2350 ग्राम्स है ये। तो जैसे डेफिनेशन है लो बर्थ वेट बेबी की, इट इज लेस देन 2500 ग्राम्स, तो वही मैंने यहाँ पर आंसर करेक्ट लिखा है। तो आप लोग ठीक करके आए होंगे ये इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। देन प्रायोरिटी मैनेजमेंट इन केस ऑफ फायर इन वार्ड, तो मेरे पास ऑप्शंस में इवैक्यूएट द पेशेंट था या कट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। प्रायोरिटी मैनेजमेंट में जब फायर हो रहा है तो द प्रायोरिटी शुड बी कटिंग ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई। बाकी ऑप्शंस मुझे नहीं पता है, इसीलिए मुझे यही प्रायोरिटी लगी है। सो इसका आंसर मैंने कट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई लिखी है, तो आप मुझे बता सकते हैं। आप बता दीजिए कि इसमें यही ऑप्शन सही थी या आप लोग कुछ और रैशनलाइज करके आए हैं। ऑल पेशेंट्स इन द वार्ड था, ठीक है जी। और ऑप्शंस मतलब ये दो ऑप्शंस सामने आ रहे हैं, और ऑप्शंस आपको प्रायोरिटी तो नहीं लगी कोई? सो फायर एक्सटिंग्विशर वाला ऑप्शन क्या बता रहे हैं आप? केडी केडी यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। हाँ जी, पहली सेफ्टी, ओके। सो हरमीत ने यहाँ पे आंसर बताया है। हाँ जी, मैं बता रही हूँ केडी केडी आंसर। बिल्कुल आपने हरमीत ठीक कहा कि रेस जो एक्रोनिम हमारे पास है कि रेस्क्यू द पेशेंट, एक्टिवेट द अलार्म और contain the fire as much as possible by closing doors and windows, and then extinguish.
एक्सटिंग्विश तभी हम कर सकते हैं जब हमें पता है कि मतलब वी आर सेफ व्हाइल एक्सटिंग्विशिंग। तो सो प्रायोरिटी मैनेजमेंट बिल्कुल यहाँ पर रेस एक्रोनिम को लेकर चलेंगे, तो इवैक्यूएट ऑल द पेशेंट्स है, सो एवरीबडी हु इज इन डेंजर, जितनों को हम निकाल सकते हैं उतनों करें, एंड देन वी कैन गो फॉर द अदर अदर थिंग्स। थैंक यू हरमीत, आपने ये रेस एक्रोनिम याद करवाया यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। केडी केडी तो आंसर आपका था कि इवैक्यूएट ऑल पेशेंट, मैंने वन पेशेंट लिखा है, वो ऑल पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ रही हूँ, तो मुझे आपसे इस क्वेश्चन के बारे में भी डिटेल पूछनी है, आप मुझे प्लीज बताइए। फॉर्मूला ऑफ ईटी ट्यूब कैलकुलेशन इन चाइल्ड दिया हुआ था, ऑप्शंस मेरे पास नहीं थी एग्जैक्टली exactly. तो अब आप देखिए कि क्वेश्चन में अनकफ्ड या कफ्ड ईटी लिखा हुआ था, तो उस हिसाब से ये फॉर्मूला लगेगा एज डिवाइडेड बाय 4+4। तो जो ऑप्शंस मुझे पता चली है, एज डिवाइडेड बाय 4+4, एज डिवाइडेड बाय 3+4, दो ऑप्शन थी। तो अगर आपको भी क्वेश्चन में अनकफ डीटी बताया गया था, तो आप ऑप्शन आपका सभी में अनकफ था ना, ठीक है। 3.5 नहीं था ना, तो कफ्ड तो हमें था ही नहीं ना, वो बता रहे हैं दूसरे स्टूडेंट भी कि अनकफ्ड ही था। अनकफ था ना, तो अनकफ वाला जो ऊपर वाला दे रखा है यहाँ पे अनकफ में, तो एज डिवाइडेड बाय 4+4, ये वाला आपका सही आंसर जाना था ना। और ऊपर दो चीजें और लिखी हुई हैं, अगर आप देखो, न्यूबॉर्न के लिए और मोर देन 1 ईयर के लिए कफ्ट वाला यूज होता है ना। हाँ जी। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का क्वेश्चन था जो थोड़ा ट्रिकी था, याद करने वाला था, मतलब था तो फॉर्मूला ही, बट थोड़ा ये, तो ये लेके चलते हैं कि इसका आंसर ये वाला था। ठीक है, देन ये क्वेश्चन प्लीज आप मेरे से शेयर कीजिए। मुझे सिर्फ इतना ही आया है कि एक आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन ड्रॉप्स पर मिनट में आया था, सो दैट हम देखें कि कैलकुलेशन करनी थी या फॉर्मूला पूछा था, क्या किया था, आप बताइए प्लीज मुझे। तो पिछले क्वेश्चन में हरमीत इज सेइंग कि चाइल्ड था, चाइल्ड था, तो इसका मतलब, सॉरी मैं पिछले क्वेश्चन में चली। तो आप आंसर इसमें यही करके आए जो हमने डिस्कस किया अभी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम दोबारा से, कैलकुलेशंस करनी थी, तो क्या आप लोगों ने कैलकुलेशन सही आ गई? आप अगर आप यहाँ शेयर कर देंगे तो आपके आंसर्स मैच हो जाएंगे। 2000 ml in 5% dextrose 24 hours with macro drip। 2000 divided by 24, ड्रॉप क्या निकालना था इसमें हमने, नहीं निकला। आप मुझे ऑप्शंस बताएंगे एक बार। 1 ml पर मिनट निकालना था ना आपने।
आप मुझे, अगर आपको ऑप्शंस याद है तो आप प्लीज ऑप्शंस बताइए। मैक्रो ड्रॉप फैक्टर तो हो गया। दो डिजिट और वन डिजिट में था ऑप्शन, ओके। तो अभी के लिए इसको स्किप करते हैं। अगर आप एग्जैक्टली मुझे बताएं बता पाएंगे तो आप प्लीज चैट में लिख दीजिए, मैं इसको कैलकुलेट करके अपने इसी में कमेंट्स में आंसर आपको डाल दूंगी। आगे चलते हैं हम लोग। करण सिंह वलोरिया 22.22 आपने लिखा। देखिए 20 के अराउंड आ रहा है, क्योंकि पर वो ड्रॉप्स पर मिनट में आ रहा है। अब ये स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि एमएल एमएल पर मिनट की बात कर रहे हैं ये लोग ना। ये ज्योति राज शर्मा ने क्वेश्चन पूछा, पेशेंट केयर डे सेलिब्रेटेड। देखो पेशेंट केयर डे मैंने क्वेश्चन इसीलिए नहीं डाला क्योंकि पेशेंट केयर डे ना, एक्चुअली पेशेंट केयर डे नहीं होता, पेशेंट सेफ्टी डे होता है, और वो सितंबर में ही आता है। एंड 17 सितंबर को होता है, आई थिंक नीचे केडी ने मेंशन किया है 17 सितंबर को पेशेंट सेफ्टी डे हर साल जो हम सेलिब्रेट करते हैं। अदरवाइज पेशेंट केयर डे नहीं, बहुत सारे होते हैं। हेल्थ केयर डे है जिसे हम 7 अप्रैल को बोलते हैं, तो इसीलिए वो उस फॉर्म में क्वेश्चन नहीं था। पेशेंट सेफ्टी डे था। अगर 17 सितंबर ऑप्शन था तो वो 17 सितंबर आप लोगों ने करना था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, अप्रोप्रिएट ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट वन। तो बट आई कुड फाउंड आउट इज, मेरे पास ऑप्शंस नहीं आए, बट अगर लोअर लिप आउटवर्ड्स है बेबी का तो वो करेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक में नहीं आता। तो ये था। अगर इसके अलावा कोई ऑप्शन आपको सही लगता तो प्लीज आप शेयर कीजिए। मुझे तो लगा कि ऑप्शंस क्योंकि नहीं थे तो मैंने ये आंसर दिया। इन इन केस आप देख रहे हैं कि कोई और ऑप्शन आपने, मतलब मैंने, मेरे पास नहीं थी और वो आंसर हो सकता था, तो काइंडली आप प्लीज शेयर कीजिए। क्वेश्चन शायद ये था कि बच्चे को फीड करवाते हुए कैसे हटाया जाता है। आई थिंक जब हम पढ़ाते भी ना ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में तो हम डूज एंड डोंट्स की बात करते हैं, टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पढ़ाते हैं, तो शायद मुझे लगा। आपको बाकी ऑप्शंस याद हैं तो हम क्वेश्चन को रिफॉर्म कर लेते हैं, अगर आपके अकॉर्डिंग चले हम, केडी। बिकॉज होल्डिंग द बेबी वाइल फीडिंग, वो इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक में।
नोज ब्लॉक नहीं होना चाहिए बेबी का। कंप्लीट एरियोला मुंह में जाना चाहिए बेबी के, वो एक करेक्ट टेक्निक में आता है। गुड अटैचमेंट पूछा था मैम, क्या है इसमें? अच्छा ये क्वेश्चन था। हाँ जी, तो बिल्कुल ठीक है कि माही जुजान, जो आप ये बात कर रहे हो ना कि गुड अटैचमेंट, तो अगर अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे फ्रेम करें कि जो गुड अटैच साइंस ऑफ गुड अटैचमेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट वन, तो हम ये कर सकते हैं ये वाला ऑप्शन, लोअर लिप आउटवर्ड्स, क्योंकि लोअर लिप आउटवर्ड्स मतलब हटाने वाली बात नहीं था। नहीं, बच्चों को फीड कराते हुए माँ एक उंगली नहीं, ये चीज नहीं है। अगर आप गुड अटैचमेंट की बात करोगे तो मैं आपको गुड अटैचमेंट के साइंस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ ना कि बेबी की टेक्निक, होल्डिंग टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। नोज नोज उसका ब्लॉक नहीं होना चाहिए। नोज एरियोला प्रॉपर माउथ में जाना चाहिए। और इसके अलावा, अच्छा ब्रेस्ट फीडिंग के दो क्वेश्चन पूछे थे आपने। देखिए, बेबी का माउथ वाइड ओपन होना चाहिए, इट इज नॉट दैट लिप आउटवर्ड्स होना चाहिए। कर्ल, हाँ जी ज्योतिराज शर्मा, नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू विटामिन ए, हमारे उस क्वेश्चन पे भी आ रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। देखिए, चार साइंस ऑफ गुड अटैचमेंट मैं आपको एक बार रीड आउट कर लेती हूँ। एक तो है कि वाइड ओपन माउथ होना चाहिए। चिन जो है, चिन शुड टच, द चिन ऑफ बेबी शुड टच द ब्रेस्ट। जो एरियोला है, दैट शुड बी मोर विजिबल अबव द बेबीज अपर लिप रादर देन द लोअर लिप। एंड जो लोअर लिप होना चाहिए वो थोड़ा सा कर्ल्ड टूवर्ड्स आउट होना चाहिए। अच्छा, दो क्वेश्चन थे कि एक था गुड अटैचमेंट वाला और एक था कि दूसरा बेबी को कैसे दूर कर सकते हैं। सो आई एम होपिंग कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा एंड यू मस्ट हैव अटेम्प्टेड इट करेक्टली। एंड आई होप कि मैं आपको कुछ गलत नहीं बता रही हूँ। सो एक क्वेश्चन ये था, डोज ऑफ एड्रिनालिन इन चिल्ड्रन, एंड इसके भी ऑप्शन नहीं आए मेरे पास, बट आंसर ये है कि 0.1 ml पर केजी। लेके चलें इसको सही। विटामिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी रिकेट्स आंसर होना चाहिए था अगर आपके ऑप्शंस में था वो। वन इज टू 10,000 जी हाँ, डाइल्यूशन 1000 लिखा, 10,000 ही है यहाँ पर। 0.1 ml पर केजी आंसर होना चाहिए इसका। उसके बाद एक क्वेश्चन है हमारे पास, आयरन एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज बाय गिविंग फूड एक्सेप्ट, एक वेल नोन, केडी केडी लैख एंड थाउजेंड में था ना, तो इसीलिए 1:1000 वाली डाइल्यूशन वहां पे मेंशन की है। 0.1 ml पर केजी। लाइगेशन, आपने माही लेट ज्वाइन किया, वो मैंने दिखाया यहाँ पे, एक सेकंड रुको।
ये ऑप्शन, ये था क्या क्वेश्चन माही? इफ यू कैन जस्ट सी ये लाइगेशर हार्मोनिक स्केल्पल। हाँ जी, तो माही इसका आंसर लाइगेशर था, ये मैंने अभी थोड़े टाइम पहले स्टार्ट में इनको बताया था। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर थे हम आयरन एब्जॉर्प्शन। तो इफ यू रिमेम्बर द रिलेशन बिटवीन आयरन एंड कैल्शियम, हमेशा ये कहा जाता है ना कि जब आयरन की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने तो विटामिन सी रिच मतलब जूस लेना चाहिए, और मिल्क के साथ कभी भी आयरन नहीं लेना चाहिए, आयरन की टेबलेट, बिकॉज उससे उसकी एब्जॉर्प्शन जो है कम हो जाती है, डाइजेशन नहीं होती है। तो मिल्क प्रोडक्ट यहाँ पे कर्ड ही दिख रहा है मुझे, चौथी ऑप्शन ऑल्दो थी नहीं। ऑरेंज भी सिट्रस फ्रूट में आता है, आंवला भी सिट्रस में आता है। तो आंसर कर्ड था। एंड ठीक है, आप बीच बीच में कोई और क्वेश्चन जो आप को याद आते हैं आप पूछते रहिए, हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो उनके लिए इजी हो जाएगा बाद में उसको अंडरस्टैंड करना। और आगे चलने से पहले मैं ये भी बता देती हूँ कि अभी इवनिंग सेशन का पेपर चल रहा है, और बाय 9 PM टुनाइट हम लोग इवनिंग सेशन का पेपर भी डिस्कस करेंगे। एंड स्प्राउट इज ओके फाइन, स्प्राउट से आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं हैम्पर होती, बट डेयरी मतलब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से होती है, इसलिए इसकी ऑप्शन कर्ड होनी चाहिए थी। आई इरिगेशन इन कोमा पेशेंट में आप मुझे ऑप्शंस बता देंगे, क्योंकि मेन जो मुझे समझ आता है ये क्वेश्चन देख के ड्राइनेस प्रिवेंट करने के लिए। ज्योति, अगर आप मुझे एक दो ऑप्शन बता दीजिए। वैसे आप आईसीयू में जितने भी पेशेंट्स हमारे होते हैं, कोमाटोज वाले जो पेशेंट्स होते हैं, एंड कॉर्नियल लेसरेशन प्रिवेंट करने के लिए, ड्राइनेस प्रिवेंट करने के लिए हम उनकी आई इरिगेशन करते हैं। अदरवाइज अगर आप इसके एक्चुअल पर्पसेस में जाएं तो हम लोग कोई फॉरेन बॉडी रिमूव करने के लिए और या कोई केमिकल इंजरी ट्रीट करने के लिए हम करते हैं। टू प्रिवेंट कॉर्नियल इन्फेक्शन, टू प्रिवेंट कॉर्नियल मतलब कॉर्निया से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि कोमा वाले पेशेंट्स, अब कंजक्टिवल स्वेलिंग और इन्फेक्शन तो आपस में रिलेटेड होगा, जैसे अभी करण सिंह लिख रहे हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो अगर हम आई केयर देते रहेंगे पेशेंट को कंटिन्यूअसली जो आईसीयू में, तो व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन, वी आर फोकसिंग ऑन प्रिवेंटिंग इंजरी टू द कॉर्निया, कॉर्नियल इन्फेक्शन ना हो जाए। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आई थिंक हमारे तो सभी स्टूडेंट्स इसको बिल्कुल गलत नहीं करके आए होंगे। मेजरमेंट ऑफ एंट्री और बेटा, सो nose to ear, tip of the ear, ear to xiphisternum.
नोज टू ईयर, यस ठीक है, तो ये आपने ठीक किया होगा। और हम आगे चलते हैं। टर्म और प्री टर्म में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी माही, तो आप प्लीज काइंडली शेयर द ऑप्शंस आल्सो इफ यू रिमेंबर, सो दैट हम डिस्कस कर पाए। तब तक मैं आगे वाला क्वेश्चन फ्लैश कर लेती हूँ। जब हेपरिन इन्फ्यूजन चलती है पेशेंट्स में, हेपरिन इन्फ्यूजन के टाइम पे कौन सा टेस्ट हम पेशेंट का करते हैं, तो वो है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, है ना, प्रोथ्रोम्बिन। टीटीटी, बिल्कुल ये इसका आंसर यही था। अच्छा, इज देयर डिफरेंट, आप ये ज्योति मुझे पिछले क्वेश्चन के ऑप्शंस बता रहे हैं ना। अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने के लिए इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन टर्म एंड प्री टर्म? कितना टाइम हम वेट कर सकते हैं प्री टर्म और टर्म में? और बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गई हूँ मैं ज्योति, आपके क्वेश्चन को समझ लूं मैं एक बार, उसके ऊपर डिस्कशन हम करते हैं। कोविड-19, जैसे हम लोग HIV पेशेंट्स की लिनन को क्लीन करने के लिए या स्पिल को क्लीन करने के लिए हम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन यूज करते हैं। तो इसमें भी सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन आंसर सही था। हाँ जी आकांक्षा, 800 और 1000 ml, बिल्कुल यही ऑप्शन मेरे को भी मिले हैं मेरे स्टूडेंट से, तो आई थिंक 1000 ml लिखा है आपने, 1000 ml ऑप्शन आपने दिया है सही। बताइए आकांक्षा। थाउजेंड ml, तो 1000 ml ही आंसर, 1000 ml होना चाहिए था। हाँ जी, अम्बिलिकल कॉर्ड वाले क्वेश्चन पे भी मैं आऊंगी केडी। 1000 ml आना चाहिए था, मैंने लिखा हुआ है वो क्वेश्चन, हम आते हैं उसके ऊपर। अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या बोलते हैं वो भी मैं बताती हूँ, ऑप्शन मुझे आप ही बताएंगे, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड के और नाम मैं आपको बता सकती हूँ, नेवल है या फेनेस्ट्रा जो है, बाकी आप मुझे उसमें बताएंगे कि क्या सही ऑप्शन आप करके आए हैं। देन इजी वाला क्वेश्चन था कि विटामिन डी कॉजेज विच डिजीज कंडीशन, तो उसका आंसर रिकेट्स था। विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, ये भी आप लोगों ने सही किया होगा आई होप। देन एक ये ट्रिकी सा क्वेश्चन था, मतलब अब मेरे को ना डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन मिला है कि किसी ने बताया कि मैम नॉर्मल यूरिन आउटपुट 24 आवर्स में पूछा था, किसी ने कहा कि नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन सीसी पूछा था। और आप मुझे बताइए कि नॉर्मल यूरिन आउटपुट कैसे पूछा था, आर्ली बेसिस पे 24 आवर्स में मिलीलीटर्स में कैसे पूछा था? ऑप्शंस में क्या था, मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे। देखो जो एज पर डेफिनेशन चलते हैं तो 30 to 60 ml या 30 to 50 ml पर आवर हम मान के चलते हैं। टाइम नहीं दिया था, 24 आवर्स का था, तो ऑप्शन में 1500
आप देकर आए हैं तो 1500 हम सही मान के चलते हैं, उसको आपने सही किया होगा। 3000 सीसी, 3000 सीसी में था। ओके, 1500 सीसी आपने दिया है। बर्न का क्वेश्चन मैं देख रही थी अभी, ऊपर एक फ्लैश हो रहा था। बर्न के क्वेश्चन में रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग वन पेशेंट बर्न फ्रॉम बैक एंड वन आर्म। तो एज पर द रूल ऑफ 9 एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बैक दोनों 18% की होती है एंड एक आर्म जो है वो 9% है, तो 18 + 9 विल बी 27%। तो 27% अगर आप लोग करके आए हैं तो बिल्कुल ठीक है। बाकी जो हमारे साथ नए लोग अभी जुड़ रहे हैं, मैं उनके लिए बता देती हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस मुझे जल्दी से जल्दी मिल पाए और जिनके कुछ के क्वेश्चंस मैं देख पाई, जो मुझे लगा कि क्वेश्चन के आंसर ये होने चाहिए थे, वो मैं लिख पाई और मैं एकदम से यहाँ पर लाइव सेशन में आ गई हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। और आई होप कि जो भी चीजें कर रहे हैं हम डिस्कस, वो आपको आगे अपने आंसर चेक करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे एंड आप लोग अच्छा ही अटेंड करके आए हैं, ये भी हम होप कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं नॉर्मल पल्स रेट इन एडल्ट्स। अब जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती है, बट आई थिंक आपके ऑप्शन में 60 to 80 आया होगा ना। 1:1000 डाइल्यूशन। करण ये आंसर आपके में ऑप्शंस में 1000 में ही दे रखी थी डाइल्यूशन ना, 1:1000, 0.1 ml पर kg करके कुछ था उसमें, तो 1:1000। तो 60 to 100 अगर था ऑप्शन तो ठीक है, अगर 60 to 80 था तो भी सही जाना चाहिए, अगर आप लोग वो मार्क करके आए तो 60 to 100 था तो ठीक है। कॉज ऑफ डिलीरियम इन ओल्ड एज, आकांक्षा यस हाइपोक्सिया, आंसर उसका सही होना चाहिए था, अगर ऑप्शन में था तो वही था। अच्छा जी, ये आ गया अम्बिलिकल कॉर्ड वाला, तो इसके मैंने सिनोनिम्स देखे, नेवल, बर्थ कॉर्ड और फेनिकुलस अम्बिलिकुलस। बट आई थिंक आपके ऑप्शंस में जो आंसर सही आया था वो सही लिखा, आप लोगों ने बता दिया था। फ्यूनिस लिख के आया ना आप, फ्यूनिकुलस अम्बिलिकुलस को फ्यूनिस के शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है, तो अगर आप फ्यूनिस करके आए हैं मार्क तो वो सही गया आप लोगों का। आगे चलते हैं। नॉर्मल सलाइन में सोडियम के आयंस के इक्विवेलेंट कितने होते हैं, आप मुझे बता दीजिए, ये आप क्या लिख कर आए हैं। सोडियम कंटेंट इन एनएस पूछा हुआ है ना शायद इन्होंने। नॉर्मल सलाइन जो मतलब नॉर्मल सलाइन 0.9% नॉर्मल सलाइन की बात हो रही है, तो 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसका ऑप्शन। हाँ जी, तो 154 ही इसका आंसर था। अगर आप ये करके आए तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ओके, ये ओबीजी का एक क्वेश्चन था आपको। आइडेंटिफाई द जी ग्रेविडा टर्म, प्री टर्म, एबॉर्शन और लाइव। मेरे को क्वेश्चन नहीं पता, बट आई थिंक आप क्वेश्चन देख के रिलेट करके आप ये चेक कर लीजिए। ग्रेविडा 2, टर्म बेबी 1, प्री टर्म बेबी 1, एबॉर्शन 0 एंड लाइव बर्थ 2। आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, आंसर ये होना चाहिए इसका। करंट 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आंसर सही था। अगर आपने 135 किया है तो आपका गलत गया होगा।
एक लेडी के 2 लाइव बच्चे थे और कुछ नहीं दिया था। नहीं जी, ग्रेविडा 3 तो तब होता अगर बीच में अबॉर्शन की कोई बात हुई होती। पैरिटी पहले जीपीएल करते थे ना। उसमें ग्रेविडा, पैरिटी, एबॉर्शन, लाइव बर्थ करते थे। अभी हम ग्रेविडा, टर्म, प्री टर्म, एबॉर्शन, लाइव बर्थ करते हैं। बोथ बेबीज टर्म पर हुए थे और प्रेग्नेंट भी थी एंड करंट भी। हाँ जी, तो फिर इसमें G3 आना चाहिए। तो G3 आना चाहिए और G3 के साथ इसमें अगर 2 टर्म पे थे तो T2 आना चाहिए। मेरे पास ऑप्शन नहीं थे ना, तो मैंने आंसर में यही चीज लिख दी जो था। G3, T2, P0, A0 एंड L2 ऐसे कर ले, ऐसा ऑप्शन था। G3, T2, P0, A0, L। अच्छा, ऑप्शन गलत लग रहे थे। अगर हम इसको ऐसे लिखें, यहाँ पे G3, T2, P0, A0, L2 ऐसा ऑप्शन था जो मैंने लिखा, ऐसा ऑप्शन था। हाँ जी, तो फिर ये आंसर हो गया ना, D3, T2, P0, A0, L2। करण ने भी यही आंसर लिखा, तो ठीक है, फिर ये आंसर सही होना चाहिए आपका। जो आपने क्वेश्चन बताया मुझे कि एक फीमेल थी जो अभी प्रेग्नेंट थी, उसके 2 लाइव मतलब बेबीज थे ऑलरेडी जो टर्म पे हुए थे। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। इसको मैं यहाँ पे भी करेक्ट कर लेती हूँ जो आपसे डिस्कशन के बाद हुआ। G3 हुआ हमारा, T2 हो गया, P0 हो गया और L2 हो गया, है ना। ये आ गया जी वही वाला क्वेश्चन। एमनियोटिक फ्लूइड एट 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, 800,000 और कुछ और ऑप्शंस होंगी, तो अभी हम डिस्कस करके हटे, मतलब अबाउट क्वार्टर हम लेके चलते हैं। तो 1000 ml इसको मान के चले हम लोग। आंसर आप लोगों ने 1000 लिखा था, अभी आपने बताया मुझे थोड़ी देर पहले कि 1000 लिखा है, तो अगर 1000 है तो वो आपका आंसर सही हुआ होगा। बाकी मैंने ना फिर से, अगर आप अगला क्वेश्चन देखें, मैंने पेडिग्री चार्ट का कोई क्वेश्चन आपको आया था। अब मुझे नहीं पता कि वो पेडिग्री चार्ट कौन सा बना हुआ था, बट ऑप्शंस में आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट, रिसेसिव और ये सब लिखे होंगे। आप मेरे साथ शेयर कर लीजिए कि कौन सा आया था। वो करना आपको पता है क्या करना, आपको वीडियो के लिए लाइक कर, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक एक्स लिंक्ड रिसेसिव था पूरा देखना, मिस मत मैंने करना। ओके, ये ऑप्शन बता रहे हो आकांक्षा, या आप आंसर बता रहे हो? सीखने को भी बहुत मिलेगा, बस आपको जो करना है गाइस वो करना है। आपको पता है क्या करना है, आपको वीडियो के लिए लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। फटाफट शुरू करते हैं। और भी बता दीजिए मुझे। एक ऑटोसोमल डोमिनेंट मैंने लिखा हुआ है। तो ये है बॉटल, कहां की बॉटल है आंसर। अच्छा, आंसर था तो आई डोंट हैव एक्चुअली द पेडिग्री चार्ट अवेलेबल, नो, कि कैसा बना था। लेकिन आप ये देखो इसको भरने में टाइम कितना लग रहा है। अभी तक बोतल में नहीं भरी, अगर दोबारा दूंगा तो बिल्कुल निकलेंगे। अच्छा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव अगर 2 लोग बोल रहे हैं तो बाकी लोग भी एग्री करने चाहिए कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव आंसर। हाँ, ऑप्शन तो यही होने थे आकांक्षा, ऑटोसोमल डोमिनेंट, रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव, यही होते हैं ना 4 तो पेडिग्री। हम आपको एक ऐसा तरीका दिखाने वाला है जिससे जो बॉटल है इंस्टेंटली चुटकी बजाते ही फट जाएगी।
ऐसे सेफ्टी के लिए ग्लव्स पहन लिए और आपका ठीक भाई है जो जी, एक बॉटल को भरने वाला है गाइस, चलते हैं, आगे चलते हैं। सेकंड के भी छोटे से हिस्से में साइंस की मदद से, तो इसके बीएमआई अंदर के मैं बारे डाल रहा हूँ में क्लीनली क्वेश्चन था आपके पास। और इस स्प्रिट के अंदर गाइस जो अच्छा, अल्कोहल मेल होता और है, फीमेल कैरियर दिखाए थे। इसको रबिंग अल्कोहल भी बोलते हैं। बहुत ध्यान से करने की चीज, और आप देखना बॉटल कैसे भरेगी। ये देखो गाइस, पता भी नहीं चला, पता नहीं चला कि कब इसके अंदर पानी भर गया। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो डाली मैंने रबिंग अल्कोहल। अगर आप ये देखिए, कितना फास्ट, सुपर फास्ट जो बॉटल है वो भर जाती है पानी से। इतने सारे झाग आ गए कि अभी भी जो है निकल नहीं पाए इसमें। मैं आपको एक इमेज दिखा रही हूँ। देखो, और इस तरह के साइंस की मदद से आप मत करना गाइस, बोतल भर जाती है। चलो अगले एक्सपेरिमेंट में दोस्तों, अगर आपके सामने 2 अंडे हो और आपको कहा जाए कि इनमें से एक जो अंडा है वो बॉइल है, यानी उबला हुआ है, और एक जो अंडा है वो अनबॉइल्ड यानी उबला हुआ नहीं है, कच्चा अंडा है। चलिए, जब तक ये खुलता है मैं आपको स्लाइड्स के पास ही दोबारा ले चलती हूँ। बीएमआई ऑफ ओवरवेट पेशेंट इज अबव, तो बीएमआई के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये सिंपली गाइस यहाँ पर करेंगे और अंडों को रोटेट यहाँ पर आप देख सकते हो अंडा है वो किस तरीके से रोटेट करता है। 25 से ऊपर हम बीएमआई को ओवरवेट कंसीडर करते हैं ना। घूम रहा है जो 2 नंबर वाला अंतर रखेंगे। ये देखो ये देखिए, ऐसा चार्ट था, प्लीज आप मुझे बताइए। मैंने ऑटोसोमल डोमिनेंट का चार्ट निकाल के, देखो कितना तेज घूम रहा है, क्या बात है। उसके बाद में खड़ा भी जाता है, जबकि जो नंबर 1 है आपको दिखाया है ये। आप मुझे बताइए प्लीज, ये चार्ट था। तो मैंने एक दूसरे अंडे के ऊपर 1 मार्किंग करनी है गाइस। दोबारा दिखा देती हूँ मैं। इसको हम कितना भी तेज घुमा ले, लेकिन ये जो अंडा है तेज घूमता नहीं है, ये रुक जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मैं खूब जोर से घुमाऊं लेकिन ये नहीं घूमता, जबकि जो 2 नंबर है वो देखो कितना तेज घूमता है गाइस। तो अब इसके पीछे रीजन सो केडी, जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये आपने देखा, अगर देखो ये चार्ट था तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट का था। बाकी आप चारों चार्ट एक बार इमेजेस चेक कर सकते हैं कि वो कौन सा रहा होगा। बाकी बॉडी मास इंडेक्स, वो नहीं रुकता है। तो गाइस आपको जो है दिखा देते हैं। वेट वैसे तो आप लोग देख का जो फॉर्मूला है वो तो आई थिंक आप लोगों को अच्छा शो नहीं हुआ। मैंने तो दिखाया, ये देखो, आपको ये दिखा नहीं क्या? ये जो अंडा है ये सॉलिड बॉइल है। दोस्तों क्या आपको पता है कि मेरी स्क्रीन शेयरिंग पे है ना, तो मैंने गूगल पे ही खोल रखा है। ये देखिए आप, जैसे कि यहाँ पर ये बोल्ट है। अब आप लोग देख सकते हो कि एक दूसरे से नहीं से पकड़ा है क्योंकि इनके अंदर कोई मैग्नेट नहीं है, लेकिन ये जो है सिंपल साइंस की मदद से मैग्नेट बन सकते हैं। कैसे? हमको चाहिए एक वायर यहाँ से शुरू करके बोल्ट के ऊपर लपेट रहा हूँ, तो यहाँ पर इस बोल्ट के ऊपर अभी दिखाई दिया, प्लीज आप बताइए। तो भाई बैक से यहाँ पर ये दिख रहा है अभी आपको? एक बात है कि इसके अंदर जो कॉइल्स हैं, जो नंबर ऑफ टाइम्स है वो कम है, तो ये बहुत गर्म होती है, काम करना रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा टाइम ऐसा था तो ऑटोसोमल डोमिनेंट आंसर था। अगर ऐसा ही था तो डोमिनेंट वाला था, तो आप आंसर सही आपको वो वाला देना चाहिए था। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ऐसे अरेंज किया जाता है, उसमें करंट भेजा जाता है, तो वो एक मैग्नेट बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहाँ पर हमारे पास में खाली बॉटल और जिसमें मैन्योवर के बारे में पूछा हुआ है, टू ओपन द एयरवे। एक कागज है, मैं इस कागज का एक छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूँ गाइस, और इस पे लगाते हैं गाइस आग। यहाँ पर भाई इसको डाल रहा हूँ इस बॉटल के अंदर, हमारी तीलियां हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही था, और इसके अंदर गाइस, अच्छा ऐसा नहीं था, वो पेडिग्री चार्ट के बारे में आप बोल रहे हो ना। अगर ऐसा चार्ट नहीं था तो फिर जो भी आप लोग मतलब देख रहे हैं, लिटरली बस थोड़ी सी धुआं जो अभी हमने डाली है। अब मैं बॉटल को दबाऊंगा और गाइस खत्म। जैसे इसको मैंने वापस छोड़ा, धुआं आ गया, ये खत्म, ये आ गया। यहाँ पर आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए, इसको ना क्वेश्चन ये थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है, आप समझिए इसको। पेशेंट फॉल्स फ्रॉम फ्लोर। आप मुझे एक दो ऑप्शंस आप बता दीजिए। जैसे अब मैंने तो यहाँ जॉ थ्रस्ट ऑप्शन लिखी है ना, और आप कह रहे हो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट भी था।
बाकी कौन से ऑप्शन से आप प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारे सामने एक सडन कार्डियक अरेस्ट वाला केस दिख रहा है कि आप सामने कोई जा रहा है और एकदम से वो और वो आपके सामने गिर गया, एंड तब आप एक इमीडिएटली जो BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट जो चेन है वो आप क्या फॉलो करोगे? तो मेरे ख्याल से तो आंसर हेड टिल्ट चिन लिफ्ट होना चाहिए। क्योंकि अदरवाइज हेड टिल्ट चिन लिफ्ट जो है हम तब अवॉइड करते हैं जब हम सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि उसकी नेक या स्पाइन में इंजरी हो। बट अगर पेशेंट आपके सामने गिरा है तो वो आप उस टाइम असर्टन करके कि उसके कोई बैक में इंजरी तो नहीं है और उसकी नेक मूवमेंट से कुछ प्रॉब्लम तो ना हो। वो मैग्नेट जो कि दोनों बॉक्स के अंदर है और ये है मॉन्स्टर मैग्नेट जो कि काफी ज्यादा बड़े साइज के। जी केडी, हम जरूर इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं इसी कमेंट सेक्शन में आपको इसका एग्जैक्ट, मैंने ये देख लिया आपने क्या लिखा है, मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको। मॉडिफाइड हेड टिल्ट चिन लिफ्ट भी था ऑप्शन में, बट मैं वही बता रही हूँ कि अगर तो देखिए हेड टिल्ट चिन लिफ्ट तभी हम अवॉइड करते हैं जब हम सस्पेक्ट करते हैं पेशेंट की बैक में या नेक में कोई इंजरी हुई है। ऐसा नहीं है। अच्छा, टेरेस से गिरा था। इसके साइड से मत जाना क्योंकि ये दिक्कत होता है, लेकिन ये फुटेज लेता है। टेरेस देखो, अब टेरेस से गिरा था ना तो जॉ थ्रस्ट ऑप्शन होना चाहिए। मुझे तो मतलब मेरे पास ये क्वेश्चन आया कि पेशेंट सामने गिर गया, तो मैंने सामने वाला सोचा कि वो एकदम से गिर गया, चलते चलते गिर गया। रिस्की है, डेंजरस है, लेकिन आपका भाई आपके लिए करने वाला है। तो भैया 1000 फीट पर तो मीन्स अब क्या पेशेंट ऊपर से गिरा है, छत से मतलब टेरेस से गिरा है, तो डेफिनेटली उसके नेक स्पाइन इंजरी हुई होगी। अब हेड टिल्ट चिन लिफ्ट हम नहीं कर सकते, जॉ थ्रस्ट हमें करना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके साथ में कैमरा को अटैच करेंगे, ऊपर से गिराएंगे और हाइट फॉल था बिल्कुल, फिर तो मतलब जॉ थ्रस्ट ऑप्शन सही होना चाहिए था। नो डिस्कशन ऑन दिस एनी मोर, तो ये ऑप्शन सही। ओके, एक क्वेश्चन ये मतलब मैंने आधा सा क्वेश्चन लिखा है, आप मुझे पूरा कीजिए इसको। पेशेंट को डायूरेटिक थेरेपी पे डाला है, तो पेशेंट जब डायूरेटिक थेरेपी पे है हमें क्या उसकी डाइट में डालना चाहिए कि उसका पोटेशियम लेवल इंप्रूव हो? तो मेरे पास दो ऑप्शंस आए थे, पोटैटो टोमेटो। तो मैंने देखा कि देखो पोटैटो पोटेशियम रिच होता है, टोमेटो तो पोटेशियम रिच नहीं होता है। बाकी अगर ऐसा कोई और ऑप्शन आपको लगता है जो आपने किया हो और जो मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ, तो आप प्लीज शेयर कीजिए। तो भाई ये जो है एकदम तैयार है, जो कैमरा है उसके ऊपर पैराशूट लग चुका है, मतलब पैराशूट पर कैमरा लग चुका है। तो किस तरीके से पोटैटो किया है आकांक्षा ने, क्योंकि पोटैटो इज हाई इन पोटेशियम ना, जब डायूरेटिक थेरेपी पे है तो इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन होती है। तो अगर तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक पे होता तो ये ऑप्शन क्वेश्चन ही ना होता। बट अगर पेशेंट लूप डायूरेटिक पे है तो पोटेशियम डिप्लीट हो रहा है, तो पोटेशियम रिच डाइट देनी चाहिए। तो पोटैटो मेरे पास ऑप्शन था। बस ठीक है, अगर बाकी ऑप्शंस में कार्बोहाइड्रेट फैट की दे रखी थी तो आंसर वुड बी पोटैटो। इतना कर दो, आपको बात कंप्लीट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा बच्चों को बाहर लेते हैं और इसे फोन पे करते हैं। इस पैराशूट को इस तरीके से इकट्ठा करने के बाद में अब मैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाले कुछ क्वेश्चंस है ना, ये मैंने बस मतलब मेरे पास क्वेश्चन थे, मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। तो हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन से पहले मैं ज्योतिराज के आंसर को देना चाहती हूँ। कॉन्ट्रासेप्टिव 380 कॉपर टी 10 इयर्स तक मतलब इट कैन बी इन प्लेस। 10 इयर्स होना चाहिए था इसका आंसर, कॉपर 380। तो भाई सब कुछ रेडी है, तो इसका आंसर अच्छा जी, इसमें फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीनेशन था कि जो मतलब हम फ्रीजर में स्टोर करते हैं।
तो मैंने ऑप्शंस, मतलब ऑप्शंस नहीं है ये जस्ट मैंने लिखा है कि ये वाली फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन होती है। तो आपके पास क्या था, हेपेटाइटिस बी, एमएमआर, डीपीटी। तो आई थिंक आंसर डीपीटी देना था आपने। ये लग चुका है, अब ये ड्रोन सब स्टार्ट करते हैं और इसको एक स्टोर की बात की थी ना, स्टोर्ड इन फ्रीजर, तो डीपीटी आंसर होना चाहिए था। अच्छा, हेपेटाइटिस सेंसिटिव, ओके। आप मुझे पहले क्वेश्चन लिख के बता दीजिए कि क्या था क्वेश्चन। ठीक है, अरे काफी सेव कर रहे हैं यार, मिल जाएगा। यही गिर गया। The vaccines which are stored in freezer and are freezer sensitive, ऐसा क्वेश्चन था। तो मतलब डीपीटी सही होना चाहिए था। डीपीटी आंसर सही होगा आपका। तो डीपीटी आंसर बिल्कुल सही होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन था कि आपको कि रूट ऑफ एमएमआर लगाने का कौन सा रूट है। तो अगर था तो मतलब एमएमआर इज गिवन बाय सबक्यूटेनियस रूट। आप देखिए कि क्या ऑप्शन सी या क्वेश्चन था। अच्छा, दो क्वेश्चन से, एक डीप फ्रीजर था, एक फ्रीज अगर तो फ्रीजर सेंसिटिव था तो डीपीटी आंसर होना था उसका। ठीक है, तो रूट ऑफ एमएमआर पे आ जाए वापस हम। रूट ऑफ एमएमआर, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा था कि सबक्यूटेनियस रूट से कौन सा लगेगा, तो उसमें आपने एमएमआर दिया है आंसर। तो एक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आई डोंट नो अब आंगनवाड़ी से रिलेटेड था, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि माल न्यूट्रिशन असेस करने का क्या मेथड है, और किसी ने कहा कि आंगनवाड़ी में हम माल न्यूट्रिशन बच्चों में कैसे असेस करते हैं। तो मतलब आप मुझे ऑप्शंस बता दीजिए, क्वेश्चन बता दीजिए, सो दैट वी कैन डिस्कस हियर। अच्छा, ये इस क्वेश्चन पे आने से पहले आई एम कौन सा हाइट फॉर वेट, वेट फॉर एज, एमएससी, आंगनवाड़ी में ग्रोथ कैसे असेस करते हैं। तो यस, न्यूट्रिशनल, उसमें हाइट वेट की बात होती है। मतलब मैंने तो ये जनरल लिखा है कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट और हाइट वेट असेस करते हैं, ग्रोथ चार्ट से देखते हैं बेसिकली। हाइट फॉर वेट, तो हाइट वेट, एज फॉर वेट, यस हाइट वेट इसका आंसर सही होना चाहिए। न्यूट्रिशनल असेसमेंट हाइट और वेट की ग्रोथ से ही पता चलती है, उसी से हम माल न्यूट्रिशन को असेस कर सकते हैं। हाइट वेट, चलिए, वर्निक्स encephalopathy is caused by which micronutrient deficiency? क्वेश्चन था ये, थायमिन आंसर होना चाहिए था इसका। बाकी ऑप्शंस आप बता दीजिए। चलिए, तो आप कोई और ऑप्शन मतलब याद आ रहा है आपको? अच्छा, ये क्वेश्चन था ड्रिंक करते वक्त, बिल्कुल थायमिन था ना ये, तो इसी से वर्निक्स encephalopathy होता है ना ये, थायमिन आंसर है इसका।
ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन, ये कोई बीच में पूछ रहा था मुझसे न्यूनेट का टेम्परेचर की बात हो रही थी, ये क्वेश्चन किस तरीके से आया था? एक्सिलरी टेम्परेचर, व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्सिलरी टेम्परेचर इन यूनिट, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। आप ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है, यही मतलब हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया के ऊपर क्वेश्चन था। हाइपोथर्मिया, ये आकांक्षा 3 अलग अलग ऑप्शन थे, 36.5, 37, 35। अच्छा, इच्छा मतलब ये रेंज नहीं थी, हमें सिर्फ ऑप्शन ये बताना था। इसका आंसर होना चाहिए था लेस देन, मतलब अगर लेस देन भी तो मार्क होना चाहिए, लेस देन 36.5 को हम हाइपोथर्मिया ही कंसीडर करते हैं। लेस देन 36.5 करके चलते हैं इसको। उसके अलावा देखिए, अब मेरे पास ये ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नहीं आया, सिर्फ एक स्टूडेंट ने मेरे को ये बताया कि मैम डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। आप शेयर कीजिए प्लीज, क्या क्वेश्चन था? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, थोड़ा सा लेट आगे वो ट्रांसफर हो रहा है, तो प्लीज आप बताइए। क्वेश्चन था, पर्सन खुद को दुनिया पर हुकूमत करने की सोचता है, ऐसा क्वेश्चन था। ओके, तो मतलब डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी आप उसका आंसर देख रहे हैं। अच्छा, आई केम फ्रॉम हेवन ऑन अर्थ फॉर ए स्पेशल रीजन, इससे रिलेटेड नहीं, ये आंसर नहीं होना चाहिए था। नहीं, ये तो मतलब ये पॉजिटिव बात होगी ना कि आई केम ऑन अर्थ फॉर ए स्पेशल रीजन, तो वो ग्रैंडियोसिटी नहीं हुई। ग्रैंडियोसिटी इज समथिंग दैट person feels superior to everybody else, मतलब सबसे ऊपर अपने आप को समझते हैं। एक पर्सन को नी में पेन था, उसको लग रहा था एलियन की वजह से हो रहा, तो वो मतलब दैट इज समथिंग एल्स। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल भी था ऑप्शन में, मतलब क्वेश्चन था ग्रैंडियोसिटी, इसमें से कौन सा ऑप्शन इज फॉर डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ऐसे पूछा हुआ था। तो 2 क्वेश्चन थे, हर चीज के 2 आपको क्वेश्चन आए हुए हैं ना। कोई बात नहीं, आप लोग अब यहाँ कमेंट्स में क्वेश्चन को लिख दीजिए। अगर आप क्वेश्चन लिख देंगे तो मतलब हम उसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, रात वाले सेशन में मैं इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको दे दूंगी। सो जो स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ अभी ज्वाइन हुए हैं, उनको मैं बता देती हूँ कि हम लोग नॉर्थ सेट आज का जो मॉर्निंग सेशन का एग्जाम था उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हमें मिले हैं। और
आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, ये क्वेश्चन था, ये मैंने, आप इन ऑप्शंस पे मत जाइएगा प्लीज। मैं, क्वेश्चन ये था कि ऑल आर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस एक्सेप्ट, मतलब मेरे को नहीं ऑप्शंस पता क्या थे, बट प्लेग डेंगू तो दोनों वेक्टर बॉर्न ही है। उसके और दो ऑप्शंस कौन से थे वो आप बताएंगे तो मैं आंसर बता सकती हूँ आपको। ये तो मैंने लिख दिया जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल की। मैंने, हाँ जी केडी, मैंने बोला कि डायबिटीज, जस्ट मैंने एक हाइपोथेटिकल आंसर लिखा है, क्योंकि प्लेग और डेंगू तो दोनों वेक्टर बॉर्न ही है। बाकी दो ऑप्शंस और कौन से थे, उसमें से कोई होगा। माउस वेक्टर ही तो है ना, माउस भी तो वेक्टर नहीं है। मलेरिया था ऑप्शन में। तो मलेरिया, नहीं नहीं ठीक है, मैं आगे, ज्योति आपने अगर मेरे को चारों ऑप्शन बता दोगे, प्लेग डेंगू मलेरिया और प्लेग डेंगू मलेरिया, और आपने, अगर देखो मॉस्किटो से रिलेटेड वाले तो करने नहीं थे, तो अगर आपने ये रैट वाला प्लेग किया है ना, मतलब दैट इज नॉट वेक्टर। मैं किसी और क्वेश्चन में चली गई थी, तो आप प्लेग ऑप्शन आपका सही होना था। हाँ बिल्कुल ठीक है, मॉस्किटो बट माउस उड़ नहीं सकता, ठीक है। ये थोड़ा सा फनी हो गया, बट यस कि प्लेग जो है वो आंसर आपका सही था, बाकी सारे वेक्टर बॉर्न थे। ठीक है, तो ये आपने सही आंसर दे दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी मुझे मतलब इनकम्प्लीट ही मिला है, एक बार ये देख लेते हैं। एक बार देख ले, मोस्ट एक्यूरेट साइट टू चेक पल्स इन न्यूबॉर्न। अच्छा, नितिका प्लेग, फाइलेरियासिस, डेंगू एंड चिकनगुनिया। ये नितिका इसका आंसर, हाँ जी, तो इसका आंसर प्लेग होना चाहिए था। ये वेक्टर बॉर्न नहीं है। फाइलेरियासिस, डेंगू एंड चिकनगुनिया आर वेक्टर बॉर्न। आप और भी क्वेश्चंस याद करके रख सकते हैं, हम लोग इसकी डिस्कशन रात को दोबारा से कर लेंगे। मोस्ट एक्यूरेट साइट टू चेक पल्स इन न्यूबॉर्न इज एपिकल है। बाकी आप ऑप्शंस आप मुझे शेयर कर लीजिए। देन को delirium, how it is caused in old age। हाइपोक्सिया था ऑप्शन में, तो आप हाइपोक्सिया देकर आए होंगे। ये एक सेकंड, मैं आपके ऑप्शंस देख रही हूँ। 2000 रुपए के पीछे कौन सी इमेज है? ऑप्शन से इसमें
ओके, एक ही ऑप्शन, मतलब ये वाला तो मुझे लग रहा है करेक्ट ऑप्शन बता रहे हो ना, मंगलयान मार्स मिशन ऑफ इंडिया, ये 2000 के नोट पे है। इसके अलावा भी ऑप्शंस हो गए, चलो अगर ऑप्शंस में याद आ रहे तो करेक्ट आंसर यही था, मंगलयान। अगर आपने मंगलयान किया है तो आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देन एक ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है, आप प्लीज इसको पूरा कीजिए। एस्थमा पेशेंट इज रिसीविंग एड्रेनालिन, सो एड्रेनालिन अच्छा, पार्लियामेंट गार्डन, माउंटेन और मंगलयान, तो आपने मंगलयान किया होना था तो फिर सही जाता आपका ना रेनू। प्लीज कम टू दिस क्वेश्चन नाउ। एस्थमा पेशेंट इज रिसीविंग एड्रेनालिन एंड हाउ, यही था क्या क्वेश्चन की कैसे असेस होगी इफेक्टिव है या नहीं है एड्रेनालिन। क्वेश्चन यही था, आप एक बार बता दो मुझे रेनू। एस्थमेटिक पेशेंट था, कंटिन्यूअसली ड्रग ले रहा था वो। मतलब अगर 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 आपको क्वेश्चन याद नहीं आ रहा तो मैं जस्ट आपको एक ब्रीफ में ये बता सकती हूँ कि हार्ट, क्योंकि एड्रेनालिन जो है वो हार्ट रेट इंक्रीज करता है ना बेसिकली, तो अगर आपके पास ये इंक्रीज पल्स रेट वाला ऑप्शन था तो ठीक है। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन था तो फिर ब्रीथ फास्ट एंड डीप। ओके, तो मतलब देखिए, एड्रेनालिन का मेन जो इफेक्ट होता है वो हार्ट रेट इंक्रीज करने के लिए होता है, तो उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन थे वो आपके आप आंसर में देख सकते हैं। मतलब आप सोच लीजिए, आप कमेंट्स में डालिए, आई विल गेट बैक टू दीज थिंग्स। लास्ट में हमारे पास जो एक क्वेश्चन आया, अच्छा एक क्वेश्चन, ब्रीथ फास्ट एंड अगर आप ये क्वेश्चन याद है आप, अच्छा एपिनेफ्रिन की डोज इन यूनिट तो हमने कर ली थी ना डिस्कस पहले स्टार्टिंग में, 0.1 ml पर केजी डाइल्यूशन 1:2000 वाली। अगर ये ऑप्शन था डेथ कॉज वाला तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। अच्छा बैक्लोमिथासोन और शायद एडिनाइन था कि क्या लेना है कैसे लेना चाहिए। अब क्वेश्चन आप एक बार याद कर लीजिए, आई डेफिनेटली विल लुक फॉरवर्ड टू इट कि मैं उसके आंसर कैसे करूं। ब्रोंकोडायलेटर है ये, एल्ब्यूटेरोल देना चाहिए और बैक्लोमिथासोन नहीं, एल्ब्यूट
अच्छा, आप लोगों को एक क्वेश्चन ये भी आया था, द मैन्यूवर यूज फॉर द ब्रीच डिलीवरी। निमोनिया, निमोनिया ऑप्शन में था मैम, ये में डायरिया भी था। ओके, नो इश्यूज। आप अगर अगर कोई ये क्वेश्चंस आपको कुछ और याद आते हैं तो प्लीज शेयर विद अस एंड विल डेफिनेटली आप फॉलो करते रहिए हमारे पेज को हमारे लाइव अपडेट्स के लिए। अभी मेरे ख्याल से 5:45 का टाइम हो रहा है। दूसरे बैच का एग्जाम भी हम एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चंस क्या रहे हैं उनके, कैसे रहे हैं। एंड दोबारा से हम लाइव होंगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे आज शाम को, आज रात को 9 बजे के बाद। तब तक आप लोग याद कीजिए, रिलैक्स कीजिए, अब पेपर हो चुका है, डरिए मत, जो किया है वो अच्छा किया होगा। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। एंड आज हम क्वेश्चंस को, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड कल की डेट में हम लोग आपको इनके आंसर्स भी करेक्ट वाले शेयर कर लेंगे। आंसर्स हमने आज भी किए हैं बट कंपाइल करके हम आपको कल दे देंगे। ठीक है, so see you at night and live. I'll be going live during the night time also. So from Kanika's Nursing Academy and from myself, I'm just saying that अब रिलैक्स कीजिए एंड हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। तो आई थिंक ये डिस्कशन आप लोगों के लिए अच्छी रही होगी और आप लोग अपने रिजल्ट के लिए रेडी है। थैंक यू सो मच। सो अभी के लिए मैं लॉग आउट कर रही हूँ। आप अपने कमेंट्स में जरूर हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। चलिए, सी यू, बाय बाय।